चलिए देखिए, आज आपका पहला लेक्चर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र कल हमने पूरे चैप्टर के विषय में डिस्कस कर लिया था कि हर एक चैप्टर को पढ़ना कैसे है और उसमें हमें किस हिसाब से हर एक चैप्टर को रखा गया है। 12वीं की फिजिक्स में, क्लास 12th की फिजिक्स में हर एक चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन देखा था। हर एक चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम जानेंगे पहले चैप्टर के विषय में कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। चलिए, तो पहला हेडिंग हमारा है वैद्युत आवेश। पहला क्या है? वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज तो वैद्युत आवेश है क्या? बताया गया था कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई अन्य पदार्थ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। यानी कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण अन्य पदार्थ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है ना। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण अन्य पदार्थ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, हम क्या कहते हैं? उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। अब रही बात, आवेश जो है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अब ये है क्या आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल? अब जैसे हम मान लेते हैं कोई आवेश है, इस आवेश का कोई न कोई गुण होगा। तो एक गुण ये होता है किसी भी पदार्थ का कि वो पदार्थ का खुद द्रव्यमान होता है, लेकिन किसी पदार्थ का दूसरा भी गुण होता है और वह गुण आवेश होता है। तो द्रव्यमान जो होता है वो तो पदार्थ का देखा जाए तो भौतिकीय अवस्था है, और दूसरी अवस्था क्या है? आवेश। ये भी भौतिकीय अवस्था है। तो ये वाला जो गुण है वो पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई अन्य पदार्थ आकर्षण भी करता है और प्रतिकर्षण भी करता है, और द्रव्यमान जो है उसके कारण पदार्थ में वो केवल और फिर माइनस प्लस है तो भी क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ध्यान देना, अगर चार्ज हमारा दोनों धनावेश है तब पर भी क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। दोनों निगेटिव है फिर भी क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। एक अगर पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो क्या करेगा? आकर्षित करेगा। एक अगर माइनस है प्लस है तो भी क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो इतनी बातें समझ आई। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण अन्य पदार्थ आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित बल का अनुभव करता है, तो हमें क्या कहलाएगा? वैद्युत आवेश कहलाएगा। समान प्रकार के आवेश क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। विपरीत प्रकार के आवेश क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। अच्छा, ये पता कैसे चला था कि समान प्रकार के आवेश आकर्षित करेंगे और विपरीत प्रकार के आवेश क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत प्रकार के आवेश क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। कैसे पता चला? ना, जब परमाणुओं को जब तोड़ा गया, जब जेम्स जे थॉमसन जब परमाणुओं को तोड़ने के बाद जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, तो जो जे थॉमसन ने जो खोजा था तो एक कण खोजा था, वो क्या था? इलेक्ट्रॉन था। और उन इलेक्ट्रॉनों को आपस में उन्होंने जब अध्ययन किया तो इलेक्ट्रॉन आपस में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जब उन्होंने खोजा तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था? प्रतिकर्षित कर रहा था। जब उनके गुणों का अध्ययन किया तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था? प्रतिकर्षित कर रहा था। और जब रदरफोर्ड जिस कण की खोज की तो उन कणों में क्या हुआ? प्रतिकर्षण हो रहा था। तो रदरफोर्ड कौन सा कण खोजे थे? प्रोटॉन खोजे थे। तो प्रोटॉन क्या करता था? एक दूसरे को क्या करता था? रिपल्सन करता था, अपने आपस में क्या करता था? यानी प्रतिकर्षित करता था। तो
जो कण जे जे थॉम्सन ने खोजा था वो भी प्रतिकर्षित करता था आपस में, और जो जिस कण को रदरफोर्ड ने खोजा था वो कण भी आपस में क्या करते थे, प्रतिकर्षित करते थे। इससे ये पता चला कि सेम प्रकृति के जो चार्जेस होंगे वो प्रतिकर्षित करेंगे, और जब रदरफोर्ड का कण और इलेक्ट्रॉन यानी कि जे थॉम्सन का जो पार्टिकल था जब आपस में एक दूसरे के समीप गया, जब लेकर गए तो क्या करता था, आकर्षित करता था। इसी से पता चला कि विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित करेंगे और सेम प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करेंगे। इस प्रकार समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे और विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित करने लगे। इस प्रकार इस थियरी का खोज किया गया। चलिए इसके बाद अब हम जानेंगे कि विद्युत आवेश के विषय में, कि आवेश क्या है इसके विषय में हमें पता चल गया। अब जैसे आगे कि आवेशन की जो विधियां हैं, आवेशन की विधियां क्या है, अगला हेडिंग आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, अब हम किसी भी वस्तु को किस प्रकार आवेशित कर सकते हैं, कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, तो 3 प्रकार से किसी भी वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं। नंबर 1 घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, अगर हमें किसी भी वस्तु को आवेशित करना है तो हम पहला घर्षण द्वारा आवेशन कर सकते हैं, दूसरा प्रेरण द्वारा आवेशन कर सकते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कर सकते हैं, तीसरा चालन द्वारा आवेशन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु को हम किस तरीके से आवेशित कर सकते हैं, पहला घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा प्रेरण द्वारा आवेशन, तीसरा चालन द्वारा आवेशन। जो घर्षण द्वारा आवेशन है, हम इस आवेशन में केवल अधातुओं को लेते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन हम केवल अधातुओं को लेते हैं, केवल अधातुओं को। इस समय केवल नॉन मेटल रहेगा, अधातु रहेगा, केवल अधातु रहेगा। यानी कि जैसे कि हम अगर बालों में कंघी अगर लगाते हैं तो बाल जब कंघी से रगड़ उत्पन्न करता है तो वहां पर कंघी क्या होता है, आवेशित हो जाती है। जब कंघी आवेशित हो जाती है तो हम कागज के छोटे छोटे टुकड़े को क्या करता है, ये आवेशित करता है। कागज के छोटे छोटे टुकड़े को क्या करता है, ये आवेशित करता है। कौन, कंघी। कैसे आवेशित हुआ, रगड़ने के कारण आवेशित हुआ, यानी कि घर्षण द्वारा आवेशन हुआ। अब जब घर्षण द्वारा आवेशन हुआ तो यहां पर यह है कि कंघी तो आवेशित हो गई, लेकिन कागज के छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं, आवेशित नहीं रहते हैं। जब आवेशित नहीं रहते हैं तो क्यों, कंघी द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़े आवेशित क्यों हो जाते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े क्यों आवेशित हो जाते हैं। कंघी तो आवेशित है, उस पर तो या तो मान लो धनावेश होगा, जैसे मान लो कंघी है ना, कंघी है ना, इस पर तो मान लो जैसे धनावेश है। लेकिन ये जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं इस पर तो कोई आवेश नहीं है, तो क्यों ये आवेशित कर, कंघी क्यों इसको आवेशित कर लेता है। तो इसको अभी हम प्रेरण द्वारा आवेशन में हम डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे ये कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इस पर तो आवेश नहीं है बट क्यों आवेशित हो जाता है। तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े इसको क्या करता है, आकर्षित करता है ना, इस पर आवेश नहीं है फिर भी क्यों, अभी हम प्रेरण द्वारा आवेशन में इसको पढ़ेंगे। अच्छा, जब कंघी को हम चेहरे के पास से जब गुजारते हैं तो हमारे चेहरे पर जो छोटे छोटे रोए हैं ये खड़े हो जाते हैं, ये कैसे मतलब कि कंघी की तरफ ये आकर्षित होते हैं। यहाँ पर भी देखा जाए तो जो रोए हैं इस पर कोई आवेश नहीं होता है, क्योंकि रगड़ तो कंघी का हुआ है तो आवेशित तो केवल कंघी हुआ है, लेकिन हमारे रोए आवेशित नहीं है, बट ये भी क्यों आकर्षित होते हैं ना, तो इसको हम प्रेरण द्वारा आवेशन बताएंगे। तो चलिए देखिए, अब जैसे बिजली आप देखते होंगे, बिजली जब बिजली बारिश के दिनों में जब गर्जना होता है तो जो बादल हैं, बादल जो हैं वो आपस में टकराते हैं, तो टकराने के कारण रगड़ उत्पन्न होता है। जब रगड़ उत्पन्न होता है तो वहां पर बादल क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। और बादल जब पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं तो आयनित होने के बाद क्या होता है
कि बारिश के जो छोटे छोटे जो बूंद जब गिरते हैं तो पृथ्वी का विभव जो होता है वो पृथ्वी का विभव शून्य रहता है। तो जो वहां पर जो बादल जब आवेशित हुआ है तो हमेशा आवेश जो होता है, हमेशा आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। बादल आवेशित हो गया, जब बादल आवेशित हो गया तो आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। जब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है तो उस स्थिति में क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर। विभवांतर उत्पन्न होने के कारण, विभवांतर उत्पन्न होने के कारण जो हमें बारिश के दिनों में जो गर्जना उत्पन्न होती है, जो हमें थोड़ी लाइट के रूप में इस प्रकार की जो चिंगारी हमें दिखती है, यही आवेश का कारण है, यही आवेश का कारण है। और ये आवेश के कारण ये जो हमें चिंगारी नजर आती है बिजली तड़कते समय, कारण क्या है? उच्च विभव से आवेश निम्न विभव की ओर जाता है और निम्न विभव की जब ओर जाता है तो विभवांतर उत्पन्न होता है। निम्न विभव की ओर जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। जिस प्रकार अगर हम देखें, जैसे कि हम प्लग में, जैसे हम प्लग में अगर देखें तो इस प्रकार रहता है, इस प्रकार रहता है। अगर हम तार को केवल एक ही जगह अगर लगा दें, तार को अगर हम एक ही प्लग में देखा जो एक ही साइड अगर हम यहाँ पर पिन को अगर लगा दें तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो पाएगा। क्या नहीं पाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो पाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर जो विभवांतर होगा वो हमारा विभवांतर, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो पाएगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्या नहीं होगा? धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का जो पोटेंशियल रहता है वो सेम रहता है। जब दोनों का पोटेंशियल जब रहता है सेम रहता है तो सेम पोटेंशियल के होने के कारण एक ही साइड में प्लग लगा देते हैं तो हमें बिजली का अनुभव नहीं होता, बिजली यानी करंट का अनुभव नहीं होता है। तो एक ही साइड अगर हम पिन को लगा देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो धारा का प्रवाह उस पिन द्वारा उस तार में नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो आवेश होता है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। इस प्रकार बारिश के दिनों में बादल जब रगड़ उत्पन्न करता है तो बादल आयनित हो जाता है। आयनित होने के बाद ऊपर से यानी कि बादल का आवेश, यानी कि आवेश होने के कारण कुछ न कुछ विभव उत्पन्न हो जाता है और पृथ्वी का विभव शून्य रहता है, तो वहां से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है। तो वहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभवांतर, जिसके कारण धारा का वहां पर प्रवाह होने लगता है। चलिए बाकी हम विभव में जब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 तो वहां पर डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो घर्षण द्वारा इस प्रकार कोई भी वस्तु आवेशित होती है, घर्षण द्वारा कोई भी वस्तु इस प्रकार आवेशित होती है। अब यहां पर हम देखेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या देखेंगे? प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। तो चलिए देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है। प्रेरण द्वारा आवेशन, चलिए तो प्रेरण द्वारा आवेशन में नंबर 2 टॉपिक, प्रेरण द्वारा आवेशन में हम धातुओं का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो तो हम कोई गोला ले लेते हैं, कोई गोला लेते हैं, इसको हमने आवेशित कर दिया, इसको हमने आवेशित कर दिया, आवेशित कर दिया, इसको हमने क्यू आवेश दे दिया। अब हम प्रेरण द्वारा हमें किसी को आवेशित करना है, तो प्रेरण द्वारा किसी को आवेशित करना है तो किसी हम चालक को इसके समीप रख देते हैं, किसी दूसरे चालक को इसके हम समीप रख देते हैं जिस पर आवेश नहीं है, जिस पर आवेश नहीं है। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है ना, इसका अर्थ ये नहीं कि इस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है? जितने प्रोटॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तभी तो +5 अगर 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इस पर 5 प्रोटॉन होंगे, यानी कि 5 माइनस है तो 5 प्लस है, तो आवेश कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। यानी कि वस्तु कैसी होगी? ये न्यूट्रल होगी, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है और दोनों की संख्या क्या है? सेम है। जब दोनों की संख्या सेम है तो क्या होगा? दोनों संख्या जब सेम है तो कट कर क्या हो जाएगा? आवेश शून्य हो जाएगा। जब आवेश शून्य हो जाएगा तो हम कहेंगे वस्तु क्या है? उदासीन है। वस्तु क्या है? उदासीन है। अखर
उदासीन की स्थिति में, उदासीन की स्थिति में हर एक वस्तु बिल्कुल क्या होती है, यानी कि हम न्यूट्रल बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल नर्वस रहता है, यानी कि उसकी स्थिति में कोई भी चेंजेस नहीं है, यानी कि बिल्कुल वो देखा जाए तो बिल्कुल, यानी कि हम कह सकते हैं विराम अवस्था में है बिल्कुल, यानी कि उसकी स्थिति में कोई फर्क है ही नहीं ना, उसकी स्थिति में कोई फर्क है नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये वस्तु भी क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल है, यानी कि इसमें नहीं किसी चीज की कमी है, नहीं किसी चीज का दिखता है ना। कोई भी व्यक्ति कब मेहनत करता है, कब वर्क करता है, जब उस व्यक्ति को किसी न किसी चीज की कमी होती है ना। अगर अधिकता रहता है तो फिर भी वो अपनी स्थिति को क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, चेंजेस रखेगा। अगर व्यक्ति बिल्कुल देखा जाए तो न्यूट्रल है, यानी कि जब बिल्कुल न्यूट्रल है, यानी कि उसको न किसी चीज की कमी है, न किसी चीज का दिखता है। तो वही चीज यहाँ पर वस्तुओं के साथ भी होता है। तब यहाँ पर देखें ये वस्तु बिल्कुल न्यूट्रल में है। जब ये वस्तु बिल्कुल न्यूट्रल में है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संख्या सेम है। जब इसके समीप रखेंगे ये वस्तु धनावेशित है, तो इस कण में जितना भी ऋणावेश होगा, इस वस्तु में जितना भी ऋणावेश होगा, वह ऋणावेश इसके इस साइड चला आएगा, खींच जाएगा इसकी तरफ। जब ऋणावेश इसकी तरफ खींच जाएगा तो ये धनावेश है, तो इसमें जितने धनावेश होंगे वो प्रतिकर्षण के कारण इस साइड खींच जाएंगे, इस साइड प्रतिकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि बताया कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो जब ऋणावेश इसकी तरफ खींच जाएगा और धनावेश प्रतिकर्षित हो जाएगा, तो इस साइड धनावेश हो जाएगा, इस साइड ऋणावेश हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, इस चालक को हम पृथ्वी से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो जितने भी इसके धनावेश हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसको क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। जब न्यूट्रल कर देंगे इसको, पूरी तरह से इसको शून्य कर देंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो इस साइड खींचे रहेंगे। और हम जैसे ही हम देखा जाए तो इस चालक को जैसे ही हम फिर यहाँ क्या करेंगे, अर्थ को हम काट कर हटा देंगे और ये आवेश इसकी तरफ पूरी तरह से खींचा रहेगा। और जैसे इस चालक को हम हटाएंगे तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या है, इस गोले पर पूरी तरह से फैल जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि जब तक ये चालक इसके समीप रहेगा तो खींचा रहेगा, और जैसे इस चालक को हम हटाएंगे तो ये आवेश पूरी तरह से क्या हो जाएगा, इस चालक पर पूरी तरह से फैल जाएगा, क्योंकि ये खींचा रहेगा अब फैल जाएगा चारों तरफ एक समान रूप से। तो इस प्रकार प्रेरण द्वारा हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। इस प्रकार प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंघी से जब हम किसी कागज के छोटे छोटे टुकड़े को जब हम समीप ले जाते थे तो वो खींच जाता था। क्यों खींच जाता था, उदासीन जरूर रहता था, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या सेम रहती थी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या सेम रहती थी। अगर कागज धनावेशित था, कंघी अगर धनावेशित था तो उसके जो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे वो खिंच गए होंगे, और जिसके कारण आकर्षित हो जाता है, और जो प्रोटॉन थे वो प्रतिकर्षण के कारण उससे दूर चले गए होंगे। तो इस प्रकार आवेशन के लिए किसी वस्तु का जरूरी नहीं कि वो वस्तु आकर्षण के लिए किसी वस्तु का आवेशित होना जरूरी नहीं होता। आकर्षण के लिए किसी वस्तु का आवेशित होना जरूरी नहीं होता, बट प्रतिकर्षण के लिए आवेश का होना जरूरी होता है। इस टॉपिक को आप ध्यान रखिएगा। आकर्षण के लिए किसी भी वस्तु को आवेशित होना जरूरी नहीं होता, प्रतिकर्षण के लिए किसी भी वस्तु को आवेशित होना जरूरी होता है। जैसे नंबर 1, जैसे हम कल एक ए वस्तु पर धनावेश है, वो किसी वस्तु को आकर्षित करता है। मान लेते हैं कि एक कोई वस्तु है वो धनावेशित है, और वो वस्तु अगर धनावेशित हो तो किसी वस्तु को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो मान लेते हैं नंबर ए विकल्प वो वस्तु धनावेशित है, क्या है, धनावेशित है। नंबर बी
ऋणावेशित है। नंबर सी उदासीन है। नंबर सी उदासीन है। नंबर डी बी तथा सी दोनों, बी तथा सी दोनों। ठीक है, ए पर कोई चार्ज है ना, ए पर कोई चार्ज है, वो चार्ज क्या है, धनावेशित है। वो चार्ज क्या है, धनावेशित है। वो किसी वस्तु को आकर्षित करता है। वो किसी वस्तु को क्या करता है, आकर्षित करता है। अगर किसी वस्तु को आकर्षित करेगा तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, धनावेशित है तो ऋणावेश को भी क्या करेगा, आकर्षित करेगा ना। ऋणावेश है उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अगर उदासीन है तब पर भी आकर्षित करेगा, जैसा भी हमने बताया ना, तब पर भी क्या होगा, आकर्षित करेगा। तो विकल्प हमारा क्या सही होगा, बी तथा सी दोनों ना, बी तथा सी दोनों सही होगा, क्योंकि इसको भी आकर्षित करेगा तो इसको भी आकर्षित करेगा, तो दोनों सही होंगे। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु धनावेशित है, अगर कोई वस्तु धनावेशित है तो क्या करेगा बताओ, आकर्षित करेगा। जो उदासीन रहेगा उसको भी आकर्षित करेगा, और जो ऋणावेशित रहेगा उसको भी क्या करेगा, आकर्षित करेगा। चलिए अब प्रश्न है, जैसे कोई कण ऋणावेशित है, कोई कण ऋणावेशित है ना, वह आकर्षित करता है ना। कोई कण ऋणावेशित है तो वह आकर्षित करता है। नंबर एक, कोई कण अगर ऋणावेशित है तो आकर्षित करेगा। नंबर एक क्या होगा, हम मान लेते हैं ऋणावेशित होगा ना, ऋण आवेशित होगा ना, ऋणावेशित होगा। ठीक है, नंबर बी धनावेशित होगा। नंबर सी धन या ऋण दोनों होगा ना। नंबर डी उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, अगर कोई कण देखा जाए तो ऋणावेशित है तो वह आकर्षित करता है। किसको आकर्षित करता है, ठीक है, किसको आकर्षित करता है। अगर कोई कण ऋणावेशित है तो आकर्षित करेगा। किसको आकर्षित करेगा बताओ, किसको। अगर ऋणावेशित है तो धनावेशित को आकर्षित करेगा, या धनावेशित है ऋणावेशित दोनों को किसको आकर्षित करेगा। ध्यान देना, अगर कोई कण है तो कण के रूप में, ध्यान देना, कण के रूप में उस वस्तु में आवेश केवल एक ही, क्योंकि कण में एक ही आवेश होगा, या तो धनावेशित होगा या तो ऋणावेशित होगा। ठीक है, अगर कोई कण है तो उसमें या तो धनावेशित होगा या तो ऋणावेशित, एक ही। अगर कण है तो कण के रूप में या तो इलेक्ट्रॉन होगा या तो प्रोटॉन होगा। अगर कोई कण है तो ऋणावेश है तो उसमें केवल एक ही आवेश है, ऋणावेश, और कुछ नहीं है। अगर कोई कण है तो ऋणावेश है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन है, केवल क्या है, इलेक्ट्रॉन है, केवल एक ही कण है। वस्तु जब होता है तो वस्तु जो है कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वस्तु कोई भी बनता, कोई भी वस्तु होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बहुत होती है। ठीक है, अगर वो कोई वस्तु हो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बहुत होती है। अगर कण है तो केवल एक ही आवेश होगा, या तो केवल धनावेश होगा या तो केवल ऋणावेश होगा, या तो अकेले में इलेक्ट्रॉन होगा या तो अकेले में प्रोटॉन होगा, बस। तो अगर कोई कण है तो क्या करेगा बताओ, वो क्या करेगा, तो देखा जाए कोई कण है ऋणावेशित है तो किसको आकर्षित करेगा, धनावेशित, क्योंकि विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो अगर ऋणावेशित है तो अगर वो आवेशित करेगा तो किसी कण को आवेशित करेगा, यानी कि किसी, अगर ये ऋणावेशित है तो किसको आकर्षित करेगा, केवल धनावेशित को। उदासीन यहां पर नहीं सही होगा। अब आता है हमारा चालन द्वारा आवेशन। क्या आता है, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। अब हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो चालन द्वारा आवेशन करेंगे। किसके द्वारा, चालन द्वारा। अब देखिए चालन द्वारा आवेशन क्या है, चालन द्वारा आवेशन क्या है,
अब जैसे मान लो हम चालन द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करने हैं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, कोई भी वस्तु ले लेते हैं। अब जैसे मान लो इसको हम आवेश दे दिए, इसको मैंने क्यू आवेश दे दिया, इसको हमने क्यू आवेश दे दिया। अब यहाँ पर देखो ये आवेशित नहीं है, ये मान लो आवेशित नहीं है, ये आवेश इसमें शून्य है। अब हमको चालन द्वारा आवेशित चलिए, ये हमारा गोला क्या है, ए है, ये गोला बी है। अब हमें इसको आवेशित करना है, तो इसको हम पतले तार द्वारा इस चालक को हम जोड़ देते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर भी धातुओं को ही हम चालन द्वारा आवेशित कर सकते हैं। अब पतले तार द्वारा इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब इसमें से आवेश इसमें जाएगा, क्योंकि आवेशित ये नहीं है, ये आवेशित है, तो आवेश इसी में से इसमें जाएगा। अब अगर इसका आवेश, अगर इसमें आवेश है, तो इसका विभव मान लेते भी है ना, इसका विभव मान लेते हैं भी, क्योंकि आवेश है तो विभव होगा। अब इसमें आवेश नहीं है तो विभव भी नहीं होगा, क्योंकि होता है V बराबर क्यू बाई सी। अगर आवेश नहीं है तो 0/c, यानी विभव क्या होगा, शून्य होगा। अब इसमें से आवेश इसमें जाएगा ना, तार द्वारा इसमें से आवेश इसमें जाएगा। जब तार द्वारा इसमें से आवेश इसमें जाएगा तो इसको क्या करेगा, आवेशित करेगा ना। तो इसमें से आवेश इसमें कब तक जाएगा, इसमें से आवेश इसमें कब तक जाएगा, इसमें से आवेश इसमें कब तक जाएगा, आवेश तब तक जाएगा जब तक इसका विभव समान नहीं हो जाएगा। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि जितना आवेश है आधा इसमें चला जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें से आवेश इसमें कब तक जाएगा, जब तक इसका विभव समान नहीं हो जाएगा, तब तक इसमें से इसमें आवेश जाएगा ना। अब विभव कब समान होगा, अब ये निर्भर करता है इसकी धारिता पर। तो हम आपको जब धारिता पढ़ाएंगे वहां पर हम आपको बताएंगे पूरे डिटेल में कि आवेश इसमें कब तक जाएगा और कितना जाएगा, वहां पर आपको बताया जाएगा। चलिए, लेकिन इसको समझते हैं कि इसका विभव समान होने का मतलब क्या है। जैसे मान लो अगर हम दो वस्तु ले लेते हैं जिसका आयतन हो और इसमें पानी भरा है, इसमें पानी पूरा भरा है मान लो ना, अब इसमें से पानी इसमें हमें लेकर जाना है, तो इसमें से इसमें पानी कब तक जाएगा, इसमें से इसमें पानी कब तक जाएगा, तब तक जाएगा जब तक लेवल दोनों का सेम नहीं हो जाए, तब तक पानी जाएगा जब तक इसमें लेवल दोनों का सेम नहीं हो जाए ना। आप ऐसा देखे होंगे कि किसी खेत में से पानी किसी खेत में तब तक जाता है, फील्ड में तब तक जाता है जब तक दोनों का लेवल स्तर बराबर नहीं हो जाता है ना। हो सकता है पूरा पानी उतर के इसमें चला है ना, इसका लेवल पूरा ना हो, तब तक इसमें विभव जाएगा। अच्छा, तो VA इक्वल टू क्या होगा, VB होगा ना। पोटेंशियल VA इक्वल टू VB होगा। पोटेंशियल इसका तब तक इसमें पोटेंशियल इसमें जाएगा और आवेश जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, यानी VA इक्वल टू VB। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका स्तर है, इसका जो स्तर है टोटल क्या है, भरा हुआ है पानी के साथ। अब इसका जो स्तर है पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से ये खाली है। जब पूरी तरह से खाली है तो इसमें से इसमें पानी कब तक जाएगा, जब तक पूरा पूरा उतर नहीं जाएगा ना। हो सकता है पूरा पूरा उतर जाए, हो सकता है थोड़ा सा जाए ना। ऐसा क्यों होगा, वो निर्भर करेगा इसके लेवल पर, इसके स्तर पर ना। इसमें कब तक जाएगा इसके स्तर पर निर्भर करेगा। हो सकता है पूरा उतर जाए, हो सकता है कि थोड़ा सा जाए, तो इसके लेवल पर निर्भर करेगा। चलिए, तो इसमें से इसमें आवेश कब तक जाएगा, जब तक दोनों का विभव न समान हो जाए। विभव समान हो जाएगा, आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा। विभव समान हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा, यानी VA इक्वल टू VB तक इस समय आवेश जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, चालन विधि द्वारा किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। चालन विधि द्वारा किसी भी वस्तु को हम क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक आवेश जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा आवेशन की 3 विधियां, घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। तो अभी हम चालन द्वारा आवेशन हम जब संधारित्र चलेगा यानी चैप्टर नंबर 2, तो वहां पर आपको और डिटेल में डिस्कस करेंगे।
ठीक है। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम क्या पढ़े, वैद्युत आवेश क्या है इसको हमने बताया ना। फिर हमने बताया कि आवेशन की 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 घर्षण द्वारा आवेशन, नंबर 2 प्रेरण द्वारा आवेशन, नंबर 3 चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, तो ये आवेशन की क्या है 3 विधियां हमने पढ़ा। चलिए अच्छा, अब यहाँ पर प्रश्न है कि जब आवेश किसी वस्तु से किसी दूसरी वस्तु में जब आवेश जाता है तो उसके साथ साथ भौतिकीय अवस्था में क्या परिवर्तन होता है, यह भी तो जानना जरूरी है कि अगर किसी वस्तु से किसी दूसरे वस्तु में अगर आवेश अगर जाता है तो क्या जाता है ना। जैसे मान लो ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है, ध्यान से समझिएगा, ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है। ठीक है, अगर इसमें से इसमें अगर आवेश जाता है ना, जैसे मान लो इसमें से इसमें आवेश गया ना, जैसे मान लो इसका द्रव्यमान क्या है, मान लो अभी मान लो इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं यम ए, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं यम बी। ठीक है, हम मान लेते हैं अभी दोनों का द्रव्यमान शुरुआत में मान लेते हैं दोनों का द्रव्यमान क्या सेम है, दोनों का द्रव्यमान क्या है मान लेते हैं सेम है, इसका भी द्रव्यमान सेम है, इसका भी द्रव्यमान सेम है। ठीक है, अब दोनों का अगर द्रव्यमान सेम है हम ये मान कर चलते हैं कि यम ए बराबर क्या है यम बी है। हम मान लेते हैं इसका द्रव्यमान मान लेते हैं यम ए, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं यम बी, दोनों का द्रव्यमान क्या है सेम है। हम मान लेते हैं इस समय से आवेश इसमें गया ना, इस समय से आवेश इसमें गया, मान लेते इसमें से आवेश इसमें गया मतलब इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है, इसमें से आवेश इसमें गया मतलब क्या गया इलेक्ट्रॉन गया ना। तो इसमें से जब आवेश इसमें गया तो बताओ इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन, मतलब अब बताओ किसमें द्रव्यमान की कमी होगी, किसमें द्रव्यमान की मतलब की कमी होगी और किसकी अधिकता होगी। ठीक है, अगर इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन गया मतलब माइनस ई आवेश इसमें गया, इलेक्ट्रॉन गया मतलब माइनस ई आवेश गया, तो इसमें बताइए कि किसके द्रव्यमान में कमी होगी, किसके द्रव्यमान में अधिकता होगी। ठीक है, किसके द्रव्यमान में कमी होगी, किसके द्रव्यमान में क्या होगी अधिकता होगी। ठीक है, अच्छा जब इसमें से इसमें जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि इसमें से इसमें अगर आवेश जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गया और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। प्रयोगों द्वारा देखा गया है एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ना, और एक प्रोटॉन पर भी वही आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का आवेश निगेटिव होता है, प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव होता है, मैंने बताया अभी। ठीक है, तो इस समय से जब इलेक्ट्रॉन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया तो अपने साथ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इसमें से इसमें गया तो अपने साथ द्रव्यमान भी लेकर जाएगा, और जो एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 ग्राम, कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 ग्राम इलेक्ट्रॉन का क्या होता है द्रव्यमान होता है। तो इतना द्रव्यमान तो इसका बढ़ा भाई, बहुत छोटा है लेकिन इसका अर्थ नहीं कि द्रव्यमान नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि इतना द्रव्यमान इसका वैसे हो गया बढ़ गया, यानी कह सकते हैं कि यम ए लेस देन यम बी होगा। क्या होगा, यम ए लेस देन यम बी होगा ना। तो यम ए लेस देन यम बी होगा यानी कि यम बी का जो द्रव्यमान यानी ये वाला द्रव्यमान बढ़ जाएगा, कितना बढ़ा 9.1 × 10⁻31 ग्राम इसका बढ़ गया, और इसका जो है 9.1 × 10⁻31 ग्राम घट गया। तो इस प्रकार अगर किसी वस्तु से अगर द्रव्यमान अगर कोई आवेश जाता है तो उसके साथ वह आवेश वह इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान भी लेकर जाता है। ठीक है, अगर आवेश जाएगा तो द्रव्यमान भी जाएगा। तो याद रखना किसी भी वस्तु का जो आवेश यानी कि बिना द्रव्यमान के, ठीक है, बिना द्रव्यमान के आवेश ना, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि यहां से हम समझ सकते हैं कि बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, लेकिन बिना आवेश का, बात समझना है, बिना आवेश का द्रव्यमान, ठीक है, बिना आवेश का द्रव्यमान हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा, बिना आवेश का, ठीक है, द्रव्यमान हो सकता है और बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। जैसे यहां पर मैंने बताया, ठीक है, जैसा आप समझ सकते हो शून्य नमन न न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का देखा जाए तो परमाणु क्रमांक होता है, न्यूट्रॉन का परमाणु क्रमांक नहीं होता है, देख सकते हैं ना, लेकिन न्यूट्रॉन का भार तो है और इस पर आवेश होता है। बताओ, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल मतलब उदासीन,
यानी कि उसका जो द्रव्यमान है वो है, यानी कि आवेश नहीं है। बिना आवेश का द्रव्यमान, बिना आवेश का यहाँ पर द्रव्यमान है ना, लेकिन बिना द्रव्यमान का आवेश नहीं हो सकता। यानी कि अगर आवेश है तो द्रव्यमान, क्योंकि आवेश के लिए उत्तरदायी कौन होता है? आवेश के लिए उत्तरदायी कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। आवेश के लिए उत्तरदायी कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। अगर आवेश के लिए उत्तरदायी इलेक्ट्रॉन है तो उसका द्रव्यमान होगा, सिंपल सा ना। अगर आवेश के लिए उत्तरदायी अगर इलेक्ट्रॉन है, आवेश के लिए अगर उत्तरदायी इलेक्ट्रॉन है तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा कितना होगा? 9.1 × 10⁻31 किग्रा। समझ में आया? तो इस प्रकार देखा जाए तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको आगे के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो आपको समझ आ गया कि आवेश के लिए उत्तरदायी इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका द्रव्यमान होता है, और बिना द्रव्यमान का देखा जाए तो आवेश नहीं हो सकता, लेकिन द्रव्यमान बिना आवेश का हो सकता है, जैसे मैंने बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, आवेश का क्वांटीकरण। क्या पढ़ेंगे? आवेश का क्वांटीकरण। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, आवेश का क्वांटीकरण।